Dear students, I am Dr. S.K. Jain, प्रोफेसर IIH भोपाल। आज हम प्रत्यास्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब हम ठोस की बात करें, सॉलिड्स की बात करें, तो सॉलिड्स के बारे में आप जानते हैं कि जो पदार्थ जो हम देखते हैं, चाक है, डस्टर है, आदि आदि, ये सभी सॉलिड हैं, ठोस हैं। अब हम ठोस पर बल लगाए जाने की बात करते हैं। अगर हम किसी ठोस के एक सिरे को कसकर दूसरे पर हम बल लगाएं तो वह ठोस लंबाई में परिवर्तित हो सकता है, आयतन में परिवर्तन हो सकता है या आकार में परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह के बल को हम एक्सटर्नल डिफॉर्मेबल फोर्स कहते हैं, अर्थात ऐसा बल जो किसी ठोस में परिवर्तन लाता है, विरूपण लाता है, डिफॉर्मेशन लाता है, डिफॉर्मेबल फोर्स कहलाता है। अर्थात डिफॉर्मेबल फोर्स 2 बलों से मिलकर बनता है। एक तो हम एक सिरे को पिंड के एक सिरे को कसते हैं और दूसरे पर बल लगाते हैं, तो इस तरह से ये बलों का जोड़ा बनता है और यह पदार्थ में विरूपण उत्पन्न करता है। तो पदार्थ पर लगाए जाने वाले बल और उसमें होने वाले विरूपण के आधार पर सारे पदार्थ 3 वर्गों में बांटे गए हैं। जितने भी ठोस हैं उन पर आरोपित बाह्य विरूपक बल के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहले इलास्टिक मटेरियल, दूसरे प्लास्टिक मटेरियल और तीसरे ब्रिटल मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि आपका सोना, चांदी, तांबा, जो धातुएं हैं आदि। यह इस प्रकार के हैं कि जब हम इन पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो इनकी लंबाई, आकार या आयतन परिवर्तन हो जाते हैं और बल को हटाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ इलास्टिक पदार्थ कहलाते हैं और इनके इस गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरे पदार्थ हैं जैसे कि गीली मिट्टी है, गीला आटा है। जब हम इन पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो इनके लंबाई, आकार, आयतन तो बदलते हैं, लेकिन बाह्य बल के हटा लेने पर यह पूर्व अवस्था में आने की चेष्टा ही नहीं करते। जिस रूप में आ जाते हैं फिर वापस आने की चेष्टा नहीं करते। ऐसे पदार्थ हम प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें हम प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं या इन इलास्टिक पदार्थ भी कह देते हैं। तीसरे तरह के पदार्थ हैं जैसे कि कोयला है। यह इस तरह से है कि जब ऐसे पदार्थों पर हम बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वह टूट जाते हैं और इस तरह के पदार्थ भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। अब हम केवल इलास्टिक पदार्थों की ही बात करते हैं। तो अब आप समझ गए कि इलास्टिक पदार्थ कौन से हैं और इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। हमने कहा रबर, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम आदि आदि। आपने अच्छी तरह से रबर को देखा, आपने लोहे की स्प्रिंग को देखा। जब आप इस पर बल लगाते हैं, यानी जैसे रबर है, रबर को जब बल लगाते हैं तो वह लंबाई में बढ़ जाती है या आकार में बदल जाती है, लेकिन बल के हटाते ही वह अपनी पूर्व अवस्था ग्रहण कर लेती है। तो यह रबर का यह गुण, अर्थात बल के हटाए जाने पर पूर्व अवस्था में आ जाना, इलास्टिसिटी कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। इस प्रकार प्रत्यास्थता पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उन पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आकार या आयतन में परिवर्तन हो जाते हैं और बल हटा लेने पर वह अपनी
पूर्व अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पदार्थों को हम प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। रबर, क्वार्ट्ज, तांबा, चांदी, सोना आदि की स्प्रिंग आपने अच्छी तरह देखी और इसका अनुभव किया है। तो ये इलास्टिसिटी है। हम इस तरह से इलास्टिसिटी की डेफिनीशन को समझे, इलास्टिसिटी के गुण को हम समझे, इलास्टिक मटेरियल्स को समझे। अब हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी का जो एक गुण है, इलास्टिसिटी का जो गुण है, ये बाह्यबल के एक अधिकतम मान तक ही रहता है। अर्थात अगर हम किसी इलास्टिक मटेरियल पर एक निश्चित बल से अधिक बल आरोपित कर दें तो फिर उसमें एक स्थायी विरूपण हो जाएगा और वह फिर अपनी पूर्व अवस्था में आने की चेष्टा नहीं करेगा। अर्थात उसने अब अपने इलास्टिक गुण को छोड़ दिया है। यानी इलास्टिसिटी का गुण पदार्थ में बाह्यबल के एक निश्चित अधिकतम मान तक ही रहता है। इस प्रकार बाह्यबल की वह अधिकतम चरम सीमा जिस पर कोई पदार्थ इलास्टिक रहता है, प्रत्यास्थ रहता है, और इस बल के मान में हम सूक्ष्म किंतु नगण्य वृद्धि कर दें, जरा सी वृद्धि कर दें, तो वह अपने इलास्टिक गुण को छोड़ देता है। बाह्यबल की इस अधिकतम सीमा को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता सीमा। तो प्रत्यास्थता सीमा किसी प्रत्यास्थ पदार्थ के लिए बाह्यबल की वह अधिकतम सीमा होती है जिस पर कि वह पदार्थ प्रत्यास्थ होता है और इसके परे वह अपने प्रत्यास्था के गुण को छोड़ देता है। अब हम एक टर्म की बात करते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जब हम किसी प्रत्यास्थ पदार्थ पर बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य विरूपक बल लगाते हैं, अर्थात उसके एक सिरे को कसकर दूसरे पर बल लगाते हैं, बल लगा करके जब हम बल को हटा लेते हैं वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अब अगर हम बाह्य बल के मान को क्रमशः बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो हम देखते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है कि पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था ग्रहण करने में समय लेता है, धीरे धीरे वह अपनी पूर्व अवस्था ग्रहण कर पाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव या इलास्टिक फैटेज, प्रत्यास्था थकान। अब हम अगले कुछ टर्म की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। जब हम किसी प्रत्यास्थ पदार्थ पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो पदार्थ के अंदर से एक बल बाह्य बल के विरुद्ध लगता है जो इसमें परिवर्तन का विरोध करता है। इस बल को पदार्थ के अंदर से बाह्य बल के विरुद्ध इकाई क्षेत्रफल से जो बल लगता है उसे हम प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। अब चूंकि पदार्थ में तीन तरह से परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। जब हम लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो हमें जो बल लगाना होता है पदार्थ की लंबाई के अनुदिश लगाना होता है। तो इस स्थिति में हम प्रतिबल को कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है?
जब हम किसी प्रत्यास्थ पदार्थ की लंबाई की दिशा में बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल से बाह्य बल के विरुद्ध जो बल लगता है उसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। यदि हम ए एरिया पर एफ बल लगाते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए हम लिखते हैं एफ अपॉन ए। इसी तरह से जब हम किसी पदार्थ पर इस तरह से बल लगाते हैं कि उसके आयतन में परिवर्तन हो, आयतन में परिवर्तन करने के लिए हमें उसको तीनों दिशाओं में बल लगाने होते हैं। तो जब हम किसी पदार्थ पर इस तरह से बल लगाते हैं कि उसका आयतन परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबल होता है उसे हम वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। इसका भी समान यूनिट होता है जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का होता है। ठीक इसी तरह से जब हम किसी पदार्थ में इस तरह से बल लगाते हैं कि उसका रूप बदल जाए, उसके आकार में परिवर्तन हो, तो इस स्थिति में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, स्पर्शीय प्रतिबल। तो इस तरह से यह तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसी तरह से हम एक और टर्म की बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विरूपण होता है तो परिवर्तित लंबाई, आयतन या आकार और प्रारंभिक लंबाई, आयतन या आकार के अनुपात को स्ट्रेन कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरी वॉल्यूम स्ट्रेन और तीसरी शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं। जब हम किसी तार पर इस तरह से बल लगाते हैं कि उसकी लंबाई में परिवर्तन हो तो परिवर्तित लंबाई और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। यह सारा जो हम कर रहे हैं, यह डिफॉर्मेबल फोर्स लगा रहे हैं, यह इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए, प्रत्यास्थता की सीमा में होना चाहिए। इस प्रकार लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, परिवर्तित लंबाई और प्रारंभिक लंबाई। तो यह एक जैसी राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट मात्रक नहीं होता। दूसरी जो स्ट्रेन है वो वॉल्यूम स्ट्रेन है। जब हम किसी पदार्थ पर इस तरह से बल लगाते हैं कि उसके आयतन में परिवर्तन हो किंतु आकार में परिवर्तन ना हो तो प्रत्यास्थता की सीमा में परिवर्तित आयतन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। इसी तरह से शियर स्ट्रेन, जब हम किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर इस तरह से बल लगाते हैं कि उसके आकार में परिवर्तन हो, यानी हम उस पर स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाते हैं तो हम यहाँ पर जो परिवर्तन नोट करते हैं उसे शियर स्ट्रेन कहा गया है। इसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं और यह जो मापते हैं उसे हम जो परिवर्तन है, एक दिशा में परिवर्तन और दूसरी दिशा के परिवर्तन के अनुपात से लेते हैं। तो इस तरह से यह दो तरह की राशियां हुई, स्ट्रेस और स्ट्रेन। यह देखा गया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से संबंधित हैं। रॉबर्ट हुक ने
1679 में प्रत्यास्थ वस्तुओं पर प्रयोग किए और उनके स्ट्रेस और स्ट्रेन में संबंध को देखा। उन्होंने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से संबंधित हैं। ज़्यादा अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है। और उन्होंने एक नियम बनाया, एक नियम प्रतिपादित किया जो हुक का नियम कहलाता है। उनके अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में वस्तु पर आरोपित स्ट्रेस उसमें उत्पन्न स्ट्रेन के समानुपाती होता है। इस तरह से प्रत्यास्थता की सीमा में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ए कांस्टेंट नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल वक्रति के समानुपाती होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग हैं। जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है स्ट्रेन भी उतना ही ज़्यादा होता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो है उसे इलास्टिक कांस्टेंट कहा गया। अब चूंकि 3 तरह का स्ट्रेस होता है, 3 तरह की स्ट्रेन होती है, इस तरह से ये जो इलास्टिक कांस्टेंट हैं वो भी 3 प्रकार के मिलते हैं यहाँ पर। एक चौथे तरह का इलास्टिक कांस्टेंट भी हम पढ़ते हैं जो पॉइसन्स रेशो कहलाता है। तो पहला इलास्टिक कांस्टेंट की हम बात करते हैं जो कि आप देख रहे हैं, यंग मॉडुलस। इसे परिभाषित किया गया है प्रत्यास्थता की सीमा में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अनुपात को यंग मॉडुलस कहते हैं। इसे कैपिटल बाई से व्यक्त करते हैं। इस तरह से यंग मॉडुलस बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसे हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसे परिभाषित किया गया है प्रत्यास्थता की सीमा में आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात बल्क मॉडुलस कहलाता है। इसे कैपिटल के से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा इलास्टिक कांस्टेंट है उसे शियर मॉडुलस या कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। जनरली हम इसे ईटा से व्यक्त करते हैं। इसे परिभाषित किया गया है प्रत्यास्थता की सीमा में टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का अनुपात शियर मॉडुलस या कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। इसे हम ईटा से अभिव्यक्त करते हैं। एक चौथा कांस्टेंट भी हम लेते हैं जिसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और ये कहलाता है पॉइसन्स रेशो। ये सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से 4 प्रत्यास्थता गुणांक हैं, वाई, के, ईटा, सिग्मा। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन्स रेशो। पॉइसन्स रेशो को परिभाषित किया गया है, यह भी रेशो ही है, अनुपात है, सिग्मा से व्यक्त करते इसे डिफाइन किया गया है प्रत्यास्थता की सीमा में लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अनुपात पॉइसन्स रेशो है। लेटरल स्ट्रेन से मतलब है कि जब हम किसी पदार्थ पर बल लगा कर के उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसके डायमीटर में कुछ परिवर्तन होता है। तो डायमीटर में परिवर्तित डायमीटर और प्रारंभिक डायमीटर का रेशो लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। तो इस तरह से लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों का जो अनुपात है वह पॉइसन्स रेशो कहलाता है। इस तरह से किसी पदार्थ के गुणों की व्याख्या करने के लिए हम 4 प्रत्यास्थता गुणांकों को पढ़ते हैं। इन प्रत्यास्थता गुणांकों की सहायता से हम किसी पदार्थ के प्रत्यास्थता की प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसके गुणों
के आधार पर हम इसकी उपयोगिता को निर्धारित कर सकते हैं। यदि कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्रत्यास्था क्या है, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, नेम ऑफ इलास्टिक मटेरियल्स, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। और वाई के ईटा सिग्मा, ये 4 जो इलास्टिक कांस्टेंट हैं, यह किसी इलास्टिक पदार्थ के एप्लीकेशन में उसकी उपयोगिता में सहायक होते हैं और इसका जो अध्ययन है वह महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को हल कर दिया जाए। थैंक यू।